दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर हमें नोटिस करने को मिलेगा कि जो प्रज्वल रेवन्ना है, जो कि हसन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके अगेंस्ट बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, रेप के, सेक्सुअल हरासमेंट के। अब वो आज और कल, बेसिकली कल यहाँ पे बैंगलोर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे एंड कर्नाटका की एसआईटी पूरी तरह से रेडी है उनको यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, इन्होंने यहाँ पे प्ली डाली थी कि उनकी जो इंटरिम बेल है वो एक्सटेंड करी जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए उसको यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया उसको एक्सटेंड करने के लिए, एंड उस वजह से उनको 2 जून को सरेंडर करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही देखो, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं ना, तो आप जानते होंगे वैसे तो देश भर में गर्मी बढ़ गई है, पर दिल्ली के अंदर अलग ही गर्मी है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे मुंगेशपुर, यहाँ पर मैक्सिमम जो टेम्परेचर नोटिस किया गया वो था 52.9 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि अपने आप में बहुत 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 ज़्यादा है। राइट दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 30 मई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा SIDS के रिगार्डिंग। अब ये क्या है SIDS? स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंटिंग स्टेट्स इनको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर हमें ना थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। देखो, वैसे तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर जब हम बात करते हैं आइलैंड स्टेट्स की, एंड उसमें भी जो छोटी आइलैंड कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, तो उनके ऊपर ना इस चीज़ का एक मैसिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, राइट, क्लाइमेट चेंज का। तो ऐसे केस में ये वाली कंट्रीज थोड़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं टू दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस। इस वजह से यहाँ पर कैसे हम एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं ताकि इन देशों के अंदर क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, प्लस एट द सेम टाइम जो भी इकोनॉमिक, सोशल या फिर इन्वायरमेंटल वनरेबिलिटीज ये फेस कर रहे हैं उनको टैकल किया जाए। इस वजह से इनका एक ग्रुपिंग है जिसका नाम है SIDS। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे टोटल 39 स्टेट्स, 18 एसोसिएट मेंबर्स इसके देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ना आपको कैरिबियन कंट्रीज, पैसिफिक कंट्रीज, अटलांटिक, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी के अंदर लोकेटेड कंट्रीज डेफिनेटली देखने को मिल जाती हैं। 1992 में आप जानते होंगे जो रियो डी जनेरियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, अर्थ समिट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वहां पर अगर आप बात करें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, वहीं पर इनके लिए स्पेशल केस की तरह इनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था। अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं आज? आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एंटीगा एंड बारबुडा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यहाँ पर इनके लिए 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसी वजह से इसका नाम है SIDS 4, यहाँ पे हो रही है। फोकस ये होगा कि 2030 तक हमें SDG डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनको जो हमें अचीव करना है, वहाँ पर SIDS उनको कैसे अचीव करें, ये यहाँ पे फोकस रहने वाला है। ये इसकी आप लोकेशन यहाँ पे देख पाओगे, दिस इज एंटीगा एंड बारबुडा, राइट, कैरिबियन कंट्रीज आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे। इसके अलावा ना अगर मैं बात करूं, SIDS को सपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज के द्वारा मिलती है, प्लस एट द सेम टाइम इनकी कुछ इंडिविजुअल ग्रुपिंग्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो कैरिबियाई देश हैं उनकी कैरिकॉम कम्युनिटी आपको देखने को मिल जाएगी, इंडियन ओशन कमीशन के 5 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, इसी तरह से पैसिफिक आइलैंड फोरम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स इनके लिए हुए हैं ओवर द टाइम्स, जैसे 1994 का बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसके अलावा मॉरिशियस स्ट्रेटजी 2005, समोआ पाथवे 2014। इन सभी चीज़ों का फोकस यही था कि कैसे हम ये इंश्योर कर पाएं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वहाँ पर उसको अचीव कर पाएं इन SIDS, प्लस एट द सेम टाइम कुछ गैप्स वगैरह रहते हैं तो उनको हम अकॉर्डिंगली टैकल कर पाएं, एंड जो भी उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा चाहे डिजास्टर्स का हो गया उनको हम देख पाएं। ये सारी स्ट्रेटजीज उसी के लिए अकॉर्डिंगली काम करी हैं, राइट। इसके अलावा जो बात होती है फंडिंग की, तो उसके लिए ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी आप जानते ही होंगे, तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ने अभी तक $1.9 बिलियन इन ग्रांट यहाँ पे प्रोवाइड किया है टू फंड वेरियस नेशनल, ग्लोबल एंड रीजनल प्रोजेक्ट। अभी जो 8वां फंडिंग साइकिल चल रहा है 2022 से 2026 का, तो वहां पर इनके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दी जा रही है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्रगति। देखो, प्रगति मैंने आपको प्रगति पोर्टल पढ़ाया हुआ है जब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, पर आज हम उस पोर्टल की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आपकी प्रगति जो कि है फार्मा रिसर्च इन आयुर्विज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन के बारे में। एक ना दरअसल में हमारे पास CCRAS है। CCRAS क्या है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। ये हमारी आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। आप लोग सब लोग आयुष के बारे में जानते होंगे,
जब मैं बात करता हूँ देखो आयुष की, तो आयुष के अंतर्गत आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। दरअसल में ना मिनिस्ट्री आयुष तो अब 2014 में जाके बनी है, पर एक्चुअल में अगर हम बात करें थोड़ी इसकी हिस्ट्री की, तो 1995 के अंदर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट बना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। 2003 के अंदर इस डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया गया एंड फोकस किया गया डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के अंतर्गत, आयुष बनाया गया बेसिकली। एंड 2014 में एक मिनिस्ट्री बनती है, डेडिकेटेड मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। अब वापस अगर आए तो मैं बात कर रहा था कि आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपको सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज देखने को मिल जाएगा। उसके द्वारा ये प्रगति फार्मा रिसर्च इन आयुर्विज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन को लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से हमारा जो CCRAS है वो, एंड साथ ही साथ आयुर्वेदिक जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, उसके बीच में रिसर्च इंक्रीज होगी, जिसके बेसिस के ऊपर आयुर्वेदा सेक्टर के अंदर इनोवेशन और एक्सपेंशन और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि CCRS आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करती है। इसको 1978 के अंदर फॉर्म किया गया था ताकि रिसर्च इंक्रीज करी जा पाए आयुर्वेदा, सोआ रिगपा मेडिकल सिस्टम के अंदर, एंड कैसे कैसे आयुर्वेदिक साइंसेस को बढ़ाना है, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक अप्रोच को मॉडर्न मेडिसिन के साथ कैसे आप इन्फ्यूज कर सकते हो, दोनों की एक दूसरे को कैसे हेल्प कर सकती हैं, वो चीज़ें इसके द्वारा करी जाती हैं। ओवर द टाइम बहुत सारी चीज़ें करी भी हैं, जैसे बहुत सारे आयुर्वेदिक डेवलपमेंट, आयुर्वेदिक टेक्नोलॉजीज इनके दौरान बनाई गई हैं। प्लस एट द सेम टाइम ना, जैसे आप जानते होंगे कोई भी बीमारी होती है, हर बीमारी का एक प्रॉपर कोड वहाँ पे होना चाहिए एंड प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो वो काम कौन देखता है, वो CCRAS ही देखता है। प्लस एट द सेम टाइम इनका एक रिसर्च पोर्टल भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर रिपोर्ट्स, यहाँ पे मेडिकेशन एंड क्लिनिकल ट्रायल्स का पूरा डेटा आपको वहां पे देखने को मिल जाता है। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा है PNG के रिगार्डिंग। PNG क्या है, यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसकी लोकेशन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हमें जाना होगा पैसिफिक ओशन के अंदर। पैसिफिक ओशन के अंदर यहाँ पर आपको PNG या पपुआ न्यू गिनी देखने को मिल जाएगी। इसकी कैपिटल पोर्ट मोरिस्बी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, इसकी जो बॉर्डर टच होती है ना, वो सिर्फ एक कंट्री के साथ है जिसका नाम है इंडोनेशिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के काफी करीब में है, ऑस्ट्रेलिया के नदन साइड के अंदर आपको PNG देखने को मिल जाएगा। बाकी इसी रीजन के अंदर आपको सोलोमन आइलैंड्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो लोकेशन तो सर हमें पता है। लोकेशन मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है वो भी लास्ट ईयर आई थिंक यहाँ पर गए थे, राइट। तो ये चीजें तो हमें चलो पता है। अब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना PNG के अंदर एक प्रोविंस है, उस प्रोविंस का नाम है एनगा प्रोविंस, ठीक है। यहाँ पर ना एक बहुत ही मैसिव लैंडस्लाइड देखने को मिली है, और इस मैसिव लैंडस्लाइड की वजह से बताया जा रहा है कि शायद 2000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। देखो अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग नंबर बता रही हैं, कुछ जगह पे नंबर बताया गया 700, पर बाकी लोग मिसिंग है, तो कुछ लोगों ने कंसिडर किया है कि शायद उनकी डेथ हो गई है। तो बहुत हैवी नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इन एनगा प्रोविंस ऑफ पपुआ न्यू गिनी। तो ये लोकेशन आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो सदर्न पैसिफिक मैंने आपको, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक मैंने आपको बता दिया, केवल बॉर्डर टच करता है सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। ये लोकेशन आप यहाँ पे अच्छे से देख भी सकते हो। कैपिटल इसकी पोर्ट मोरिस्बी है। एंड साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि दुनिया की सबसे डाइवर्स कंट्री ग्लोबली जहाँ पे लैंग्वेजेस सबसे ज्यादा बोली जाती हैं, तो वो आपकी पपुआ न्यू गिनी PNG ही है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है एंड इसको इंडिपेंडेंस मिली थी 1975 के अंदर। एंड यहाँ पर जो मेजर लैंग्वेज बोली जाती है फॉर पर्पसेस, फॉर कमर्शियल पर्पसेस, वो आपकी इंग्लिश ही है। बाकी इसके अलावा टॉक पिसिन जो है ना, वो आम बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली यहाँ पे भाषा है। बट वैसे टोटल यहाँ पे 800 से भी ज्यादा लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून के रिगार्डिंग, ठीक है। एक्चुअल में आप नोटिस करोगे कि जब हम बात करते हैं ना केरला की, तो केरला के अंदर सबसे पहले आपको मानसून देखना हुआ मिल जाएगा। तो IMD ने बता दिया कि इस बार मानसून हल्का सा जल्दी है, प्लस एट द सेम टाइम इस बार हमारी जो बारिश होगी ना, वो अबव एवरेज होने वाली है, ऐसा यहाँ पे IMD का अनुमान है। मैं पहले आपको थोड़ा ना बताता हूँ कि ऑनसेट ऑफ मानसून का अर्थ क्या होता है। देखो आप लोग ना दो तरह की विंड्स के बारे में अच्छे से जानते होंगे। एक होती है हमारे मतलब साउथ वेस्ट मानसून एंड दूसरा होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे साउथ वेस्ट मानसून की, राइट। बेसिकली इनकी जो डायरेक्शन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो साउथ वेस्ट से आपकी विंड्स आती हुई देखने को मिलेंगी। इस वजह से इनको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। तो ये जो मई एंड या जून स्टार्टिंग से लेकर सितंबर के बीच में बारिश होती है, उसका कारण आपके साउथ वेस्ट मानसून ही होते हैं। इनकी इंटेंसिटी अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। लगभग सारा इंडिया जो आपका बारिश एक्सपीरियंस करता है ना, एक्सेप्ट सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून से ही यहाँ पे बारिश वहाँ पे होती है।
ह्यूमिड वेदर रहता है, वार्मर होता है थोड़ा सा, एंड अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल यहाँ पे ओरिजिन इनका देखने को मिल जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम बात करें आपके अक्टूबर नवंबर में, जब आपके तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन में जब बारिश होती है, उसका कारण रहता है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वहां से जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है उन विंड्स की। इनका ओरिजिन आपको साइबेरियन और तिब्बतन प्लेटू में देखने को मिल जाएगा, एंड ये लोअर इंटेंसिटी की रेनफॉल होती है जहां पर चीजें थोड़ा सा टेम्परेचर जो रिलेटिवली ड्रायर रहता है। तो फर्क तो हमें दोनों में पता है सर, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो अभी जब हम बात करते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून की, इसका मतलब यही है कि भैया साउथ वेस्ट मानसून हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे केरला पर पहुंचता है। इसके अलावा भारत का लगभग 70% जो बारिश होती है वो यहीं से हमें देखने को मिल जाएगी, जो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बताओ कि आखिर ये पता कैसे लगता है कि सर मानसून आ चुका है? क्या सिर्फ बारिश ही है? यहाँ पे एक्चुअली ना 3 क्राइटेरियाज है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि केरला और लक्षद्वीप के अंदर ना हमारे आईएमडी के 14 आपको स्टेशन देखने को मिल जाएंगे। ये इन शहरों के अंदर या इन जगहों के अंदर 14 स्टेशन हैं। अगर इन 14 डेडिकेटेड वेदर स्टेशन में से कम 60% वेदर स्टेशन के ऊपर 2.5 mm से ज्यादा रेन हो जाती है लगातार 2 दिनों के लिए आफ्टर 10th ऑफ मई, ठीक है, 10th मई के बाद जब भी इन 14 डेडिकेटेड स्टेशन में से कम 60% स्टेशन में 2.5 मीटर ऑफ रेन 2.5 mm ऑफ रेनफॉल हमें देखने को मिलती है फॉर 2 कंसेक्टिव डे, तब हम बोलते हैं कि मानसून की पहली कंडीशन ट्रू हो चुकी है। दूसरी कंडीशन होती है विंड स्पीड एंड डायरेक्शन के रिगार्डिंग। आपकी जो विंड्स होती हैं वो कम से कम 600 हेक्टोपास्कल तक पहुंचनी चाहिए, एंड इसी के अलावा आपकी हीट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे ऑन गोइंग आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये जो OLR वैल्यू होती है ये कम से कम मतलब 200 वॉट से कम होनी चाहिए इन दैट स्पेसिफाइड रीजन। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बोलते हैं कि भैया मानसून आ चुका है। अभी आज के समय अगर हम बात करें ना, तो 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुकी हैं, पर ये विंड स्पीड एंड डायरेक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, बट एक्सपेक्टेड है कि मे बी आज या कल ये चीज अचीव हो जाएगी, तो मानसून हमारे यहाँ पे देश में देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स आप जानते होंगे साउथ वेस्ट मानसून को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग, क्योंकि आप जानते हो जो लैंड होता है और जो वाटर होता है उनके बीच में हीट होने के अंदर वेरिएशन होता है। इस वजह से क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है ओवर द इंडियन लैंड मास, एंड हाई प्रेशर आपके सीज के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आपकी वो फॉर्मेशन उसका देखने को मिल गया। इसके अलावा आपका जो ITCZ होता है आपके समर टाइम के ऊपर ये थोड़ा नॉर्थवर्ड्स में शिफ्ट हो जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, तो ये भी आपके मानसून फॉर्मेशन में मदद करता है। प्लस एट द सेम टाइम इंडियन ओशन के ऊपर हाई प्रेशर एरिया होगा आपका, जो मैस्करीन हाई के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, वहां पर आपको एक हाई प्रेशर एरिया एग्जिस्ट करते देखने मिल जाएगा, जो कि साउथ वेस्ट मानसून को भारत की तरफ पुश करता है। इसके अलावा अगर तिब्बतन प्लेटू में बहुत ज्यादा हीटिंग होती है, उससे भी स्ट्रॉन्ग करंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड लो प्रेशर फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से हमारा मानसून और स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा जेट स्ट्रीम का भी रोल रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अगर आपकी मूव करती है नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, उससे मानसून फॉर्मेशन इंपैक्ट होता है। सिमिलरली ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम से भी अगर आपका मानसून पैटर्न इफेक्ट होता है। तो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स ऑनसेट ऑफ मानसून के बारे में जो आपको जानने चाहिए। एक टॉपिक हमें और डिस्कस करना है, वो है UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में। दोस्तों आप लोग ना ब्लू हेलमेट्स के बारे में जानते होंगे, राइट? इनको हम यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। एंड पिछले सेशंस के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो ब्लू हेलमेट्स हैं ये UN पीस कीपिंग फोर्स है, कहीं पर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहां पे शांति स्टैब्लिश करनी हो तो वहां पर उनको भेजा जाता है। और ये 3 प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम करते हैं। एक तो ये होता है कि पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए जो इन्वॉल्व है वहां पे, साथ ही साथ ये पूरी तरह से इम्पार्शियल रहते हैं, फोकस सिर्फ इनका ये होता है कि वहां पे शांति को स्टैब्लिश करना। प्लस एट द सेम टाइम ये फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ सेल्फ डिफेंस, एंड या फिर आपका जो मैंडेट इनको दिया गया है उसको अचीव करने के लिए, राइट? अब भारत की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख पाओगे मेजर राधिका सेन जी, ये एक इंडियन वुमेन पीस कीपर है। इन्होंने सर्व किया है यूनाइटेड नेशन मिशन इन कॉन्गो। इनको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है बाय प्रेस्टिजियस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉर पीस ऑपरेशंस है उसके अंतर्गत आपको ऑफिस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स देखने को मिल जाएगा, जिसने इस पर्टिकुलर अवार्ड को क्रिएट किया है। एंड जो भी पर्सन को मिलता है ना, इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। एंड इनफैक्ट ना यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूटेरेस, उन्होंने मेजर राधिका सेन जी को एक ट्रू लीडर, एक रोल मॉडल की तरह यहाँ पे बताया है। अब आप पूछेंगे सर इन्होंने ऐसा क्या किया? देखो कल मैंने आपको ना होमवर्क दिया था नॉर्थ किवू एंड उतूरी के बारे में,
काफ़ी बच्चों ने इसके बारे में आंसर्स लिखे भी हैं, तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम जाते हैं ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पर आप इसके ये वाले रीजन को ज़रा एक बार देखिए। ये आपका किवू एंड उतूरी वाला रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। दरअसल में ये जो रीजन है ना, बहुत लंबे टाइम से कॉन्फ्लिक्ट में रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का ये जो रीजन है, यहाँ पर आपको एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसकी ना जो स्टोरी बहुत पुरानी जाती है। ओवर द टाइम्स हुआ क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल जो रिवांडन जेनोसाइड हुआ था, उसके बाद लोग बहुत सारे यहाँ पे रिफ्यूजीज यहाँ से आते रहे, ठीक है। एंड उसके वजह से क्या हुआ, इस पूरे रीजन के अंदर बहुत सारे टेंशन आपको देखने को मिले, बहुत सारे मिलिशियाज आपको देखने को मिले। ओवर द टाइम्स क्या हुआ है, तो ओवर द टाइम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर कॉन्फ्लिक्ट अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। इवन आपके जो यहाँ के प्रेसिडेंट है कॉन्गो के, उनको यहाँ पे स्टेट ऑफ सीज भी यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ा इन कुछ रीजन्स के अंदर। एंड आप ध्यान में रखना कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या है, किनशाहा या किनशासा, राइट। तो ये जो मैं बात कर रहा था मेजर राधिका सेन जी की, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले किया है इस रीजन के अंदर भी, एंड इसके अलावा और जो मिशन थे उनके अंदर भी। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे। तो देखो, डेफिनेटली आप बाकी स्टूडेंट्स से मैं यही बोलूंगा कि आप लोग भी ऐसे कुछ मेंशन किया करो, जैसे ये आंसर्स मेंशन करते हैं ना, तो उससे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें देख के, ठीक है ना। आज का आपका होमवर्क में थोड़ा सा मिलता जुलता है, हुतू एंड तुत्सी के बारे में। ये क्या है, इसके बारे में भी जरा बताइएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग भी पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सोचिएगा कि यहाँ पर मैं कौन सी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, एंड मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। आज का आपका होमवर्क रहेगा ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल जो होमवर्क दे दो उसका आंसर डिस्कस करें। तो असिस्टेड वोटिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो कंपेनियन के लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे नहीं, बल्कि आपकी राइट इंडेक्स फिंगर के ऊपर यहाँ पे आपकी इंक लगाई जाती है। हमने कल डिस्कस किया था, तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, राइट, इसका 1875 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, स्टेटमेंट आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेटोवैल्कोनो की बात करें तो यहाँ पे आपके जेंटल नहीं बल्कि आपके स्टीप स्लोप होते हैं, तो थर्ड इनकरेक्ट हो गया। एंड लास्ट अगर मैं बात करूँ प्रॉक्सी वोटिंग की, तो ये बात बिल्कुल आपकी करेक्ट है कि सर्विस वोटर्स आर्म्ड एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर या तो प्रॉक्सी के माध्यम से या पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डाल सकते हैं। आज का आपका होमवर्क रहेगा 2016 के एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा, ये एक एनवायरनमेंट का टॉपिक है, इसका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कल जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस करें अगर, तो देखो इको सेंसिटिव जोन्स की अगर हम बात करें, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, ये आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका 1986 है उसके अंतर्गत डिक्लेयर किए जाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे सभी तरह की एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया जाता है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में फोकस ये होता है कि इनको नेशनल पार्क्स को या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाने का पर्पस ये होता है कि आपका जो कोई भी एक्टिविटी हो उसका नेगेटिव इफेक्ट मिनिमम किया जाए, ठीक है। तो ये सेकंड भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू। इसी तरह से दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था कि इनमें से कौन सी कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज जहां पर लोकल पीपल को अलाउड नहीं होता टू कलेक्ट एंड यूज द बायोमास, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नेशनल पार्क। क्योंकि बाकियों की अगर हम बात करें तो वहां पर अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज ज्यादा परमिट की जाती हैं एज कम्पेयर टू नेशनल पार्क, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली IAS ऑफिशियल पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।